देखो रिकॉर्डिंग एंड मैसेज कैसे स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक ठीक है। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़ लिए थे जो कि था फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। आज भी हम लोग फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ेंगे बट फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है। तो थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेंगे कि क्या एडजस्टमेंट वगैरह किस तरीके से होता है, उसके बाद ही उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो हेडिंग करना है फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो देखो मैंने पहले ही बोला था कि जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था कि एंटिटी दो तरीके का होता है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोला था, एंटिटी दो तरीके का होता है। एंटिटी का काम क्या होता है, या तो वो प्रोडक्ट बेचता है या तो वो सर्विस बेचता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो ही काम कर सकता है, या तो वो प्रोडक्ट बेचता है या सर्विस। जैसे मेरा काम है सर्विस बेचना, ठीक है, लॉयर सर्विस बेचता है, डॉक्टर सर्विस बेचता है, जैसे बस में चढ़ के ट्रैवल करते हो बस वाला सर्विस बेचता है, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, एयर क्या बोलते हैं उसे, एयरवेज के थ्रू से, मतलब प्लेन में ट्रैवल करते हो तो भी वो हम लोग का सर्विस हो जाएगा। कहीं होटल में जाके रहते हो तो सर्विस मिलता है। ठीक है। और प्रोडक्ट जैसे जो भी हमें प्रोडक्ट गुड्स चाहिए जब हम लोग खरीदते हैं तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोडक्ट बनाती है, जैसे प्रोडक्ट तो घर पे देखोगे क्या कितना कुछ प्रोडक्ट है, टेबल चेयर फ्रिज एसी, ठीक है, मोबाइल लैपटॉप, बहुत सारे चीज प्रोडक्ट है। जो भी खाने पीने का प्रोडक्ट है लाइक फूड में दाल चावल ये सब भी तो प्रोडक्ट है। तो एंटिटी हम लोग का दो तरीके का है, जिसमें एक हम लोग पढ़ चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग होते हैं और एक होते हैं सिर्फ नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे लिख देते हैं, मतलब जो सिर्फ ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं उनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। ठीक है। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उनको बोलते हैं ट्रेडर। ठीक है। तो सभी को एट लास्ट क्या करना है ना, अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता करना होता है कि सारे साल बिजनेस तो कर लिए लेकिन बिजनेस करके क्या हम लोग प्रॉफिट में है कि लॉस में है, कैसे पता करें। तो वो पता करने के लिए हमें बनाना होता है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। तो जो फाइनल अकाउंट्स बनता है, मैन्युफैक्चरर क्या क्या बनाता है हम लोग फिलहाल पढ़ के ही आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है, ट्रेडिंग पीएल बनाता है और बैलेंस शीट बनाता है। ठीक है। और जो ट्रेडर है वो बस एक चीज कम बनाएगा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वो बनाता है ट्रेडिंग एंड पीएल और बना लेता है बैलेंस शीट। ठीक है। तो ये जो देख रहे हो ये इधर का देख लो या फिर इधर का देख लो, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स। ये जो तीन अकाउंट और ये जो दो बनाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट। जिसमें से इधर वाला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, अब देखो जब भी फाइनल अकाउंट्स बनता है तो फाइनल अकाउंट्स का पीरियड क्या होता है। फाइनल अकाउंट्स जो है नॉर्मली 12 मंथ्स का बनता है। ठीक है, किसी भी 1 ईयर का बनता है। अब अगर किसी का बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और मान लो कि अभी जो मंथ चल रहा है, लाइक मान लो अभी हम लोग का क्या चल रहा है, सितंबर। ठीक है। तो सितंबर में मान लो किसी का बिजनेस स्टार्ट हुआ और उसका ईयर एंड होता है दिसंबर, तो उस केस में उसका 12 मंथ्स की जगह फर्स्ट टाइम उसका जो फाइनल अकाउंट है वो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ्स का बनेगा। ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 2 ईयर दे सकता है, या तो कैलेंडर ईयर दे सकता है। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जैन टू दिसंबर जो ईयर होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। अच्छा, या फिर फाइनेंशियल ईयर हमें दिया हो सकता है क्वेश्चन में। फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो है अप्रैल टू मार्च वाला। ठीक है। यही स्पेसिफिक दो पीरियड हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में हमें मिलेगा स्पेसिफिक पीरियड फॉर 12 मंथ्स और 1 ईयर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अभी हम लोग जो फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या क्या बनाएंगे। एक तो बनाएंगे ट्रेडिंग, एक बनाएंगे पीएल। हाँ, भले ही एक साथ लिखेंगे बट अभी हम यहाँ पर अलग अलग दिखा रहे हैं और यहाँ पर दिखाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है। अब देखो
ट्रेडिंग और पीएल, ट्रेडिंग से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग बना के हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। पीएल बना के हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। अच्छा, क्या प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं हो सकता है? हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा, ठीक है। और ये जो दो है फाइनल अकाउंट्स में, ट्रेडिंग पीएल को बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब एमसीक्यू में लगेगा, इसीलिए करवा रहे हैं। इसे बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं एसेट एंड लाइबिलिटीज, और इसे हम लोग बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट, ठीक है। बैलेंस शीट को बोला जाता है पोजिशनल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पीएल को बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जीपी लिखते हैं, जीपी या जीएल, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो भी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर प्रोडक्ट का ही देगा, सर्विस का नहीं देगा। तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए में एक प्रोडक्ट खरीद के उसको 120 में बेच दिया, तो 20 रुपए मेरा प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट मुझे जिस अकाउंट में दिखेगा उस अकाउंट को ही बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और इस प्रॉफिट का नाम होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट्स ड्यू टू सेल एंड परचेज इंक्लूडिंग ऑफ सम डायरेक्ट एक्सपेंस। गुड मॉर्निंग अभी जी, गुड मॉर्निंग सुप्रीत। मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, प्रॉफिट ड्यू टू सेल एंड परचेज इंक्लूडिंग सम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जीपी कहाँ निकलता है, तो हम उसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं, देखो। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें जीपी मिलता है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है, देखो। वैसे तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग में करवाया, बट यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में करवा देते, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग सिखाना ही मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू था, तो उसको मैंने डिटेल्स में सिखाया। बाकी ट्रेडिंग पीएल यहाँ पर हम और भी डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक लिखा जाएगा सब फिनिश्ड गुड्स का होगा, क्योंकि हम लोग ट्रेडर है, हम लोग खुद से कुछ नहीं बनाते हैं, मार्केट से बना बनाया चीज खरीदते हैं, फिर उसको प्रॉफिट लगा के बेचते हैं। फिर आ सकता है यहाँ पर टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, बाई सेल्स, बाई क्लोजिंग स्टॉक, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आया, अगर नहीं आया तो इधर बाई ग्रॉस लॉस आएगा। दो चीज एक साथ नहीं होगा, या तो लॉस निकलेगा या तो प्रॉफिट निकलेगा। अब जो भी होगा उसके हिसाब से आंसर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर इस अकाउंट को एक बार समझ लेते हैं। इसमें मैंने क्या लिखवा दिया, मैंने यहाँ पर लिखवाया कि मेरे पास पहले से जो फिनिश गुड्स था, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। मैंने और भी कुछ फिनिश गुड्स परचेज किया, तो मेरे पास टोटल क्या हो गया, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। मेरे पास पहले से 10 यूनिट गुड्स था, मैंने और भी 15 यूनिट खरीद लिया, तो मेरे पास अभी बेचने के लिए 25 यूनिट है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि इस गुड्स को खरीदने में मैंने जो भी खर्चा किया, जैसे अब मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा है बेचने के लिए, जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं, मान लो कि मेरा जो है फ्रिज एसी कूलर का जो है शॉप है, तो हम फ्रिज एसी कूलर किसी से खरीद के लेके आते हैं, फिर उस पर प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं। अब फ्रिज एसी कूलर लेके आने के लिए मुझे लेबर का जरूरत होगा, जो गाड़ी में जो है मतलब पूरे ये जो भी आइटम मैंने परचेस किया होगा मेरे सप्लायर से, वो मुझे लोड करके देगा, फिर मेरे शॉप के यहाँ पर अनलोडिंग के लिए मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब लेबर का जरूरत होगा। तो मुझे देखो,
बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सारे एक्सपेंसेस जो एक्सपेंसेस किए बिना हमारे शॉप तक जो है गुड्स आके नहीं पहुंच सकता था, वो सारे एक्सपेंसेस को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेडिंग में जो एक्सपेंसेस आता है वो डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट का मतलब है वो सारे एक्सपेंसेस जो मेरे गुड्स को मेरे शॉप तक या मेरे गोडाउन तक पहुंचाने के लिए नेसेसरी था, जिसके बिना हम प्रोडक्ट को अपने पास तक मतलब अपने शॉप तक या अपने गोडाउन तक लेके नहीं आ सकते थे, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सब हो गया, मैंने इतने का खर्चा किया है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, फिर मैंने इतने में बेचा और इतना मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने अगर बेचा है तो ये इसमें मेरा क्या इंक्लूड होगा, प्रॉफिट इंक्लूड होगा। जब हम लोग बेचते हैं तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के बेचते हैं, यही वाला प्रॉफिट जो है यहाँ पर एज ए ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिखता है। बाई चांस अगर लॉस में बेच दिया तो फिर ये ग्रॉस लॉस के तरीके से यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये भी मेरा कॉस्ट में है, मैंने जो स्टॉक मेरे पास पहले से अवेलेबल था ये भी मेरा कॉस्ट में है, मैंने जो खरीदा मैंने जो एक्सपेंसेस किया ये भी मेरा कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा कॉस्ट है, और ये मेरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब इधर साइड ऐड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आएगा, और इधर ऐड करेंगे तो सिर्फ कॉस्ट है, तो एक्चुअली प्रॉफिट फिर इधर भी आना चाहिए, नहीं तो बैलेंस कैसे होगा, तो इसीलिए बैलेंस करके इधर मुझे प्रॉफिट दिखता है, अगर लॉस हुआ तो ऑपोजिटली लॉस दिखेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने परचेज किया है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 2 करके, ठीक है, और सेल किया है 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 5 करके, तो मुझे बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। ट्रेडिंग में बना के बोलो कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, ट्रेडिंग हम बाद में बना के दिखाएंगे, तुम लोग मैच कर लेना। मुझे ये दिया हुआ है, मुझे बोला है जीपी कितना है। मैम 300। 300, ठीक है, तो ये तो थोड़ा आसान हो गया, चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको 100 की जगह हम कर लेते हैं 80 यूनिट। अब पूरा जो है ट्रेडिंग कैसे बनेगा, अब जीपी कितना आएगा बोलो। बोलो प्रॉफिट कितना मैम आएगा। मैम मैम जीपी आ गया ना तो। आज देना, 240 है ना? আমি 2 টাকা জিনিসটা 5 টাকায় বেচলে প্রফিট হবে না, এটা কি ভাবে? मैम 240 मैम 200 টাকা আসবে। 200 এখানে 200, 400। 200 तो नहीं होगा। मैम 240 हाँ 240 होगा, क्योंकि देखो ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाने आना चाहिए, फिर भी इतना तो हम बोल सकते हैं मैंने 80 यूनिट बेचा है, पर यूनिट पे 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट, 240। अब इसको ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे दिखाओगे, तो परचेस किया तो एक्सपेंसेस है, तो डेबिट साइड में दिखाओगे टू परचेस, कितना दिखाओगे, हमें कॉस्ट में दिखाना होता है, तो 200 रुपए दिखाएंगे। अच्छा, बेचा तो बाई साइड क्रेडिट साइड होगा सेल्स, 80 यूनिट 5 रुपीज करके 400 रुपए में बेचा। अब प्रॉफिट कितना है, तो देखो हमें इधर प्रॉफिट तो हम लोग लिख लेंगे, जैसे तुम लोग ऐसे निकाल रहे हो तो ऐसे निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट की, मैंने 80 यूनिट और एक एक यूनिट 3 रुपए करके बेचा, तो मेरा 240 का प्रॉफिट है, तो फिर ये अकाउंट तो क्लोज नहीं हो रहा है ना, यहाँ 440 आ रहा है और यहाँ पर 440 नहीं दिख रहा है, 40 कम दिख रहा है, तो 40 क्या है बोल सकते हो। 40 तो लिख देंगे, बाई साइड है बाई लिख देंगे, बट ये है क्या, सारा तो नहीं बेचा ना, जो रह गया उसको क्या बोलेंगे, फुल अमाउंट तो नहीं बेचा जो। हाँ बोलो। मैम क्लोजिंग स्टॉक। हाँ क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, ठीक है, जो रह गया उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितना यूनिट पहले बताओ। 100 में से 80 यूनिट बिक गया, कितना यूनिट पड़ा हुआ है, क्या कैलकुलेशन करोगे। 20 यूनिट। हाँ
तो इसमें इतना देरी थोड़ी लगना चाहिए। अच्छा, अब इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? अब ये 40 है तो बोल सकते हो 2 रुपए से करोगे, ठीक है, लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मान लो तुम लोगों के पास जो है, तुम लोग पेन बेचते हो, ठीक है, तो तुम लोगों ने 100 पेन खरीदा 2 रुपए करके, ठीक है, 200 रुपए खर्चा किया, 80 पेन बेच दिया 5 रुपए करके, 240 रुपए कमाए, बट प्रॉफिट किया कितना? प्रॉफिट हुआ कितना? सॉरी 400। तो प्रॉफिट हुआ कितना? 240 रुपए, ठीक है। अब तुम लोग के पास कितना पेन पड़ा हुआ है? 20 पेन पड़ा हुआ है। तो 20 पेन का अगर कोई पूछेगा कि 20 पेन का कॉस्ट, क्योंकि स्टॉक को हमेशा किसमें वैल्यू किया जाता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसका वैल्यूएशन का रूल्स होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये AS2 के हिसाब से होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, उस पे हमेशा अपने स्टॉक को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो हमारा स्टॉक का कॉस्ट कितना है? 2 रुपए, जितने से हम लोगों ने खरीदा था। एनआरवी, आरवी का मतलब होता है रियलाइजेबल वैल्यू, लास्ट क्लास में बता रहे थे, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अभी तो दिख रहा है कि इसको अगर बेचेंगे तो 5 रुपए कमाएंगे, तो 2 और 5 में कम कौन सा है? 2। 2। तो फिर किस पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो ये 2 पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो ये रूल्स जो है ये अकाउंट्स में बनाया गया है, ठीक है। ये मेरा भी कोई रूल्स नहीं है, तुम लोग का भी नहीं है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने बताया है कि अपने क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करोगे। तो बोल रहा है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करोगे, ठीक है। तो कॉस्ट कितना होता है? जिस पे हम लोग खरीदते हैं। एनआरवी मतलब जितने पे हम लोग बेच सकते हैं। तो 2 रुपए का चीज 5 रुपए में बेच सकते हैं। 2 और 5 में लोअर 2 है, तो फिर उस पे वैल्यू होगा। तो ये इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाओगे तो अकाउंट क्लोज भी तो नहीं होगा ना। अब ये क्लोजिंग स्टॉक जो दिखा रहे हो ना, इस कंसेप्ट का नाम होता है मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। तुम लोग अकाउंट्स में बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ोगे, जिसमें एक ये वाला है। ये जो अभी हम लोगों ने देखा ना, जैसे बोल रहे थे कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, ऐसा क्यों सोच रहे थे? क्योंकि तुम लोग वो 80 यूनिट ऐसे करके देख रहे थे, ठीक है। एक्चुअली इसी कंसेप्ट को हम लोग मैचिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट बता देते। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है कि कॉस्ट शुड बी मैच्ड विथ रेवेन्यू, ठीक है। कॉस्ट हमेशा रेवेन्यू के साथ मैच होना चाहिए। रेवेन्यू का मतलब सेल, कॉस्ट हमेशा रेवेन्यू के साथ मैच होना चाहिए। जैसे मतलब देखो, जैसे यही वाले एग्जांपल से हम बता देते। जैसे मान लो हम लोगों ने 100 यूनिट परचेस किया है 2 रुपए करके, ठीक है, और सेल किया है, यहाँ सेल लिखते हैं, सेल किया है 80 यूनिट 5 रुपए करके 400, और 100 यूनिट यहाँ पर परचेस किया है 200। तो अब अगर तुम लोग बोलोगे कि मेरा प्रॉफिट 200 है, ठीक है, जैसे कि तुम लोग सोच रहे थे कि ये प्रॉफिट 200 है, तो ये बात गलत है, ठीक है। ये कंसेप्ट पूरा गलत है कि मैंने 80 यूनिट बेच दिया 400 रुपए में, मैंने 100 यूनिट खरीदा था 2 रुपए करके, मैंने 200 रुपए खर्चा किया, 400 रुपए अर्न किया, तो मेरे पास 200 रुपए का प्रॉफिट है। ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या हुआ? कॉस्ट रेवेन्यू के साथ मैच नहीं हुआ, क्योंकि रेवेन्यू 80 यूनिट पे है, कॉस्ट 100 यूनिट पे है। तो मुझे कॉस्ट भी 80 यूनिट पे निकालना पड़ेगा, तब मुझे सही सही प्रॉफिट पता चलेगा। तो मुझे ऐसे निकालना है कि मैंने अगर 80 यूनिट बेचा है 5 रुपए करके, ठीक है, तो मुझे 80 यूनिट का परचेस प्राइस निकालना चाहिए। तो 80 यूनिट का परचेस प्राइस कितना होगा? 2 रुपए करके खरीदा है 100 यूनिट, तो 80 यूनिट का कितना हो जाएगा? 160। तो उसमें प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 240। तो ये मेरा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? रेवेन्यू को कॉस्ट के साथ मैच करते हैं। तो 80 यूनिट, अगर 80 यूनिट के सेल वैल्यू के साथ 80 यूनिट का कॉस्ट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तभी ना सही प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी चीज को बोला जाता है मैचिंग कंसेप्ट। बोलो, मेरा ये जो एग्जाम्पल पे मैंने समझाया ट्रेडिंग कैसे बनता है, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं, और मैचिंग कंसेप्ट, ये 3 चीज बताया, क्या ये समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? चलो नेक्स्ट तुम लोग को समझाते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में समझाते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में जो हम लोग एक्सपेंसेस लिखते हैं,
वो सब क्या होता है, डायरेक्ट होता है। अभी मैंने बताया अभी तुम लोग को, एक्चुअली इसको अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे एक सेकंड, इसको प्रेजेंट कैसे करें हम, ऐसे लिखते हैं, ट्रेडर का ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंस लिखा जाता है वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस related from purchase of goods and expenses incurred till purchased goods reached the warehouse। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने ऐसे तुम लोग को थोड़ी देर पहले ओरली तो बोला ही था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है जो एक्सपेंसेस नहीं करने पे हम लोग अपने स्टॉक को अपने गोडाउन या शॉप तक या दुकान जो भी बोलो वहां तक नहीं ला सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ट्रेडर जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है तो वहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखता है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स परचेज से लेके एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल परचेज गुड्स रीच्ड द वेयर हाउस, जब तक परचेज्ड गुड्स हमारे वेयर हाउस तक नहीं पहुंच जाता है तब तक किया गया हर एक खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है, और ये दिखाया कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल हम लोग चाहे लिखना तो लिख सकते हो, जैसे वेजेस, ठीक है, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, फ्रेट इनवर्ड, एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि मैम कैरेज और फ्रेड एक ही। है फ्रेट माने भाड़ा, ठीक है। कैरेज माने বহন করে নিয়ে আসা भाड़ा, ये ऐसी बात। अच्छा अब कभी कभी ना तुम लोगों को दो चीज देखने को मिलेगा, हम ना जो भी छोटा छोटा पॉइंट है वो बताते जा रहे हैं, वैसे सीरियली कुछ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो कभी कभी तुम लोग को क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में ऐसे मिलेगा वेजेस एंड सैलरी, और कभी कभी मिलेगा ऐसे सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, तो नॉर्मली जिन्होंने पहले फाइनल अकाउंट्स किया है उनको शायद थोड़ा थोड़ा पता हो कि वेजेस एंड सैलरी बोलने से बोला जाता है कि इसको ट्रेडिंग में लिख दो। ठीक है, और सैलरी एंड वेजेस होने से बोला जाता है कि इसे पीएल में लिख दो, बट इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो वेजेस एंड सैलरी अगर एक साथ दिया हुआ है, नॉर्मली देखो वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब ये क्यों होता है, देखो वेजेस जो है वो दिहाड़ी मजदूर मतलब जो डेली का काम करते हैं ना उनको दिया जाता है, तो जो डेली का काम करते हैं ना वही हमारे स्टॉक को लोड अनलोड ये सब करेंगे। अब देखो जो उनको सैलरी मिलता है वो स्किल्ड पर्सन होता है नॉर्मली, है ना, जैसे कि कोई सुपरवाइजर है, कोई अकाउंटेंट है, तो वो ऐसे उनको जो दिया जाता है वो डेली का नहीं होता है, उनको मंथली पेमेंट किया जाता है, वो स्किल्ड पर्सन होता है, तो मंथली पेमेंट जिनको दिया जाता है तो उनको उनको जो दिया जाता है उसका नाम सैलरी होता है, जिनको डेली बेसिस पे दिया जाता है उसको वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो स्किल्ड नहीं होते, मतलब अपने काम में देखो सभी स्किल्ड है, मतलब एडुकेशन के तरीके से अगर हम लोग बोले तो जो वो हाईली एडुकेटेड होते हैं उनको सैलरी मिलता है, जो थोड़ा कम एडुकेटेड वाला काम करते हैं उनको वेजेस मिलता है। तो नॉर्मली वेजेस को ट्रेडिंग में इसीलिए लिखा जाता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस इसीलिए माना जाता है क्योंकि वेजेस ही जो है वो स्टॉक लोड अनलोड ये सब का काम करेगा। लेकिन अगर वेजेस सैलरी एक साथ दिया हुआ है, हम लोग उसे अलग भी नहीं कर सक रहे हैं, देन उस केस में क्या करना चाहिए, तो तब बोल रहा है कि वेजेस एंड सैलरी अगर लिखा हुआ है तो ट्रेडिंग में दे देना, सैलरी वेजेस लिखा हुआ है तो पीएल में दे देना। ऐसा क्यों, देखो अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है तो देखो लेबर है उनको दिया जाता है वेजेस। ठीक है, और जो मैनेजर कैटेगरी में है उनको दिया जाता है सैलरी। ठीक है, अब अगर कहीं पर
लेबर ज्यादा काम करते किसी ऑर्गेनाइजेशन में देन मैनेजर, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है अनस्किल्ड लोगों का ज्यादा जरूरत है कंपेयर टू स्किल्ड, हो ही सकता है, ठीक है। तो वहां पर पेमेंट जब होगा तो वेजेस ज्यादा पेमेंट होगा कंपेयर टू सैलरीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस वेजेस होता है, और सैलरी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो आगे बोलेंगे क्यों इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, क्योंकि सैलरी पेमेंट देखो अभी भी बता सकते हैं इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट का मतलब वो है कि गुड्स को परचेस करके वेयर हाउस तक पहुंचाने का खर्चा। अब देखो मेरा कोई अकाउंटेंट है, मेरा कोई सुपरवाइजर है, मेरा कोई सेल्समैन है, वो थोड़ी ना मेरे गुड्स को जहां मैंने खरीदा है वहां से लेके मेरे गोडाउन तक पहुंचाने का या मेरे वेयर हाउस तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ऑब्वियसली नहीं लेगा। तो अगर वो उस काम में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उसको दिया गया जो सैलरी वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग के बिजनेस को संभालते हैं ना, लाइक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनको दिए गए पेमेंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो अगर मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट ज्यादा है कंपेयर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो फिर उसे ट्रेडिंग में देना चाहिए। सेम कंसेप्ट फॉर सैलरी एंड वेजेस के लिए होगा। तो देखो लेबर को हम लोग क्या देते हैं, सेम वही बात लिखेंगे, लेबर को हम लोग देते हैं वेजेस, ठीक है। मैनेजर को हम लोग क्या देते हैं, मैनेजर टाइप के जो काम करते हैं, मतलब मैनेजर कैटेगरी में जो काम करते हैं उनको देते हैं सैलरी। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर ज्यादा काम करते हैं कंपेयर टू लेबर कैटेगरी के, ठीक है, तो हम लोग को सैलरी जो है पेमेंट में ज्यादा जाएगा कंपेयर टू वेजेस, ठीक है। तो ये सैलरी मेरा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वेजेस मेरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी बताएं क्यों ये डायरेक्ट है क्यों इनडायरेक्ट है। तो अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा है तो फिर वो पीएल में जाएगा, क्योंकि हमारा सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल में जाता है, सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाता है। तो बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया कि ऐसा जब लिखा हुआ होता है तुम लोग देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो ना कि भाई वेजेस एंड सैलरी कहाँ लिखे, सैलरी एंड वेजेस कहाँ लिखे। तो इस तरीके से समझना चाहिए। बोलो ये बात क्लियर है। हाँ मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का दो पार्ट होता है, एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस ऑपरेशन। और यहाँ पर लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल देने से समझ जाओगे, पहले हम लिख देते फिर समझा देंगे। तो डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस ऑपरेशन जैसे कि सैलरी, ऑफिस रेंट एटसेट्रा। और यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉ सूट, सेटलमेंट एक्सपेंस, एटसेट्रा। अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो जाता है देखो वो सारे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। सीधा बात, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का डेफिनेशन अगर लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट, अदर देन डायरेक्ट। मतलब जो ट्रेडिंग में नहीं आएगा वही मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और ट्रेडिंग में क्या आता है उसको मैंने अभी 2-3 बार बता दिया, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग में नहीं आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये आता कहाँ है, ये पीएल में जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो
इसको भी फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि जो एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में डायरेक्टली काम आता है, जैसे कि सैलरी। सैलरी किसको, जैसे कि अकाउंटेंट को, ऑफिस में कोई भी स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ लिख दो, ठीक है। ऑफिस में जो भी स्टाफ है, चाहे वो अकाउंटेंट हो, अब चाहे कोई कुछ और काम करते हो, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, ठीक है। ऑफिस रेंट, ये सब बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड खर्चे हैं। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसा है, जो कि बिजनेस से, बिजनेस का ही खर्चा है बट डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉ सूट, सेटलमेंट एक्सपेंसेस। अब देखो बात समझो कि अगर हम लोग ऑफिस में स्टाफ नहीं रखेंगे, जैसे हमें जो भी स्टाफ का नीड है, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे कोई कुछ और हो, ठीक है, तो क्या हम लोग अपने बिजनेस को ऑपरेट कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। अगर हमें एक रेंट में ऑफिस चाहिए तो मुझे वो रेंट में ऑफिस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ये सारे चीज का रिक्वायरमेंट है मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, और ये अगर नहीं हुआ तो हम बिजनेस को ऑपरेट कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन और एक खर्चा भी है जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लगता तो है बट इनडायरेक्टली लगता है, मतलब नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सभी कोई लोन लेता है ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो ये देखो, ये जो खर्चा है ये नॉन ऑपरेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मतलब देखो, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मतलब डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है बिजनेस को, जैसे कि लोन का इंटरेस्ट, ठीक है। फिर बोला है अगर हम लोगों ने, हमारे पास कोई पुराना एसेट था जो कि हमारा खराब हो गया, हम लोगों ने उसे बेच दिया, उस पे मेरा लॉस हुआ, तो क्या ये बिजनेस लॉस है? नहीं, ये बिजनेस लॉस नहीं है। ये तो मतलब बिजनेस लॉस तब होता, जैसे मैंने बोला तुम लोग का पेन का बिजनेस है, ठीक है, तो पेन बेचते हो, तो पेन बेच के अगर लॉस हो गया तो बिजनेस लॉस है। इसके अलावा किसी और तरीके से लॉस हुआ तो वो बिजनेस लॉस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसीलिए एग्जांपल हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। फिर देखो लॉ सूट। लॉ सूट मतलब मान लो कि किसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशन पे केस कर दिया, तो फिर केस कर दिया है, किसी बात पे डिस्प्यूट हुआ, कोई भी रीजन हो सकता है, तो कोर्ट केस चल सकता है, ठीक है। तो ये जो कोर्ट केस चल रहा है उस पे जो एक्सपेंसेस हो रहा है, तो क्या वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है? मतलब हम लोग पेन बेचने के लिए क्या वो एक्सपेंस कर रहे? नहीं, बिजनेस है तो फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ये वो लगा हुआ रहता है, तो वो हमारा हो गया कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब ये बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए डेली का खर्चा नहीं है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि केस मेरा चलता है, हाँ हो सकता है सालों साल चले, बात अलग है, लेकिन वो केस हो गया तो सालों साल चल रहा है। लेकिन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कौन सा हमें लॉ सूट का खर्चा करना था? ऐसा तो नहीं जरूरत था ना। हम लोगों ने किसी के साथ कोई सेटलमेंट किया और उसमें हमारा कोई खर्चा हुआ, ठीक है, सेटलमेंट एक्सपेंसेस, कोई डिस्प्यूट वगैरह था, सेटलमेंट किया, सेटलमेंट एक्सपेंसेस, या बिजनेस का कोई सेटलमेंट एक्सपेंसेस किया, तो वो मेरा क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग का मतलब जिस चीज का बिजनेस करते हैं उससे रिलेटेड खर्चे को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो डायरेक्टली रिलेट करता है। जिस चीज से नॉन ऑपरेटिंग का मतलब हो जाता है कि जो हमारे बिजनेस के खर्चे तो है बट बिजनेस को डायरेक्टली वो रिलेट नहीं करते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, मुझे बोलो क्या नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझ में आया डिफरेंस? यस मैम। मतलब सीधा बात है, बिजनेस के डे टू डे के खर्चे को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा होता है वो ऑपरेटिंग, और जो बिजनेस के डे टू डे के खर्चे को ऑपरेट करने के लिए नहीं होता है वो होता है नॉन ऑपरेटिंग। जैसे देखो, कभी ना कभी लोन खत्म हो जाएगा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऑफिस में जो स्टाफ रखते, चाहे किसी को भी रखे, उस जितना दिन बिजनेस है मुझे तो सैलरी देते जाना है उनको। अगर मेरा रेंटेड ऑफिस है तो मुझे वो देते जाना है। बिजनेस जितना दिन एग्जिस्ट करेगा ये खर्चा, ये इस तरीके का खर्चा मेरा एग्जिस्ट करेगा। अब तुम लोग ऐसा बोल ही सकते हो, किसी को अगर अकाउंटेंट का जरूरत नहीं है तो वो नहीं रखेगा, तो नहीं रखेगा, तो उसका वो पहले भी खर्चा नहीं था, बाद में भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये लॉ सूट का खर्चा, ये सब थोड़ी ना कोई ऐसा है कि जितना दिन बिजनेस होगा उतना दिन ये खर्चा चलेगा, नहीं। इसका लाइफ टाइम वैसा नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं होता है, ठीक है। कब मतलब हो रहा है अभी, बाद में नहीं होगा, ठीक है। अब वो ड्यूरेशन कितना होगा वो बात अलग है। अब जैसे लोन मान लो 10 साल के लिए लिया तो 10 साल का खर्चा होगा, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट कब जब बेचा तब लॉस होगा, ऐसा थोड़ी है कि हमारा हर साल ही बिजनेस एसेट बेच के लॉस होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लॉ सूट भी थोड़ी ना हमेशा हमारे ऊपर लॉ सूट होता ही जाएगा, अगर हुआ तो हमें खर्चा वो पे करना पड़ेगा। सेटलमेंट एक्सपेंसेस इस तरीके का, ठीक है। तो वही लॉ सूट या सेटलमेंट एक्सपेंसेस वगैरह, तो ये हो गया हम लोग का
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बेसिकली जो हमारे बिजनेस, ये देखो बिजनेस रहेगा तो ये खर्चा रहेगा, ठीक है, लेकिन ये खर्चा बिजनेस रहने से रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बिजनेस रहने से हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे बिजनेस खत्म तो ये खर्चा, लेकिन लोन का देखो ना, तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, मान लो बिजनेस डूब गया, बिजनेस बंद हो गया, फिर भी जो लोन लिए उसका इंटरेस्ट तो भरते जाना पड़ेगा। किसी ने केस किया है तो फिर उसका केस के लिए जो है लॉयर हायर करना, उस पे जाना केस में, ठीक है, वो सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये खर्चा है कि बिजनेस है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। और ये खर्चे का क्या है कि बिजनेस हो या ना हो सकता है, ठीक है, ये खर्चा तब भी हो सकता है। तो ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग, इसीलिए बोल रहे हैं नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद बिजनेस, बिजनेस के एग्जिस्टेंस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का दो पार्ट होता है, यहां से करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का दो पार्ट होता है, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और एक होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चे का एग्जांपल जैसे ऑफिस का रेंट, स्टाफ सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एसेट, ऑफिस में जो भी एसेट है उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, जो ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है उसका बिल, प्रिंटिंग पोस्टेज, क्योंकि प्रिंटिंग पोस्टेज वगैरह तो ऑफिस में यूज होगा, तो एटसेट्रा, कितना लिखे, ठीक है, वैसे बहुत सारा हो जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कोई सेल्स मैनेजर रखा है हम लोगों ने, उनको दिया गया सैलरी, सेल्स मैनेजर को दिया गया सैलरी। कमीशन, अगर हम लोग कोई कमीशन दे रहे हैं टू सेल स्टाफ, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड जो कि मैंने लास्ट क्लास भी बोला था, इसका मतलब होता है फ्री डिलीवरी चार्जेस, ये होता है फ्री डिलीवरी चार्ज। मतलब जब हम लोग कस्टमर को बोलते हैं कि फ्री में डिलीवरी कर देंगे, तो देखो फ्री में हमारे लिए होता है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका तो एक कॉस्ट होता है, वो तो वो रिकॉर्ड करेगा ना अपने पीएल में। तो वही कैरेज आउटवर्ड मतलब डिलीवरी चार्जेस। तो बोलो ये समझ में आ गया ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। है मैम। अच्छा, तो फिर यहाँ पर अगर जिस्ट देखें तो जिस्ट ये निकल के आता है, अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट बना दे कि अगर हमारा कोई एक्सपेंसेस है तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, बोलो, सिखाया, बोलो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, मैम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, और इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा, पीएल। पीएल। अच्छा, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। हाँ, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। और ऑपरेटिंग को फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बोलो ये फ्लो चार्ट दिमाग में रख लोगे तो ही हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कि कोई क्वेश्चन, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, ये वाला करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले हम सिखा देते कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस अभी आज हम लोगों ने एक एग्जांपल किया, वहां से देख के तुम लोग मुझे बता सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब समझ लो। जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट कितना पड़ा था मेरे लिए, जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था, तो मुझे তো बोलो तो ওই যে আপনি বলেছিলেন যে 200 টাকা আর আর ওই 100
400 টাকার, হ্যাঁ এই एग्जांपलটা। हाँ, ये एग्जाम्पल में मुझे बोलो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। 160 টাকা। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड এই 160 रुपए। हाँ हाँ, ठीक है, तो बोलो। হ্যাঁ 80 160। यूनिट बिका है, उसका कॉस्ट हमें कितना पड़ेगा? एक यूनिट का अगर कॉस्ट 2 रुपए है तो 80 यूनिट का कितना करके पड़ेगा? 160 টাকা। 160। लेकिन इसको अगर हमें फॉर्मूले में लिखना है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं? मतलब 160 मुझे कैसे मिल सकता है? मतलब 80 इंटू 2 करके तो मिल गया, वो तो ठीक है। 80 इंटू 2 करने के लिए मुझे यूनिट का पता होना चाहिए और मुझे कॉस्ट पर यूनिट का पता होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे ये दो चीज नहीं पता है तो कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कि सेल्स इक्वल टू क्या होता है, बोलो? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कॉस्ट जो है, ये कौन सा कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वही तो होगा ना। हम लोग जो बेचे उसमें हम लोग प्रॉफिट पूछ रहे हैं, तो ये कॉस्ट मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा कि नहीं होगा, बोलो? हाँ হবে এটা। क्योंकि जो बेचा है वही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा ना, तो ही तो सेल लिखा है। तो सीओजीएस इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। तो अब सीओजीएस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मतलब इधर उधर करो मैथमेटिकली जैसे करते हैं। सेल्स माइनस प्रॉफिट नहीं बोल सक रहे? हाँ सेल्स माइनस प्रॉफिट वही हाँ, तो बोलूंगा। मैथमेटिकली इक्वेशन बनाने के लिए बोल रहे हैं, सेल्स माइनस प्रॉफिट। ये करने से हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं पता होता है, हमें निकालना पड़ता है। तो अब देखो, ये एग्जाम्पल के साथ मैच करते जाओ। क्या यहाँ पर सेल्स माइनस प्रॉफिट करने से क्या 160 मिल रहा है? हाँ मैम। हाँ, तो क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ये मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, और भी तरीका होता है, क्योंकि डिपेंड करता है ना क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब सीओजीएस भी मान लो मुझे निकालना पड़ा, तो कैसे निकालेंगे? सीओजीएस मतलब कितना गुड्स हम लोगों ने बेचा, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? जैसे ये एग्जांपल देख के बोलो कि कितना गुड्स बेचा, कैसे निकालोगे? यहाँ तो दिख रहा है, सारा डिटेल्स है, तो तुम लोग बोलोगे 80 यूनिट बेचा 2 रुपए करके। लेकिन मुझे अगर 80 यूनिट नहीं दिया हुआ होता है तो हम कैसे करके निकाल सकते हैं? तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम पहले देखेंगे कि मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था प्लस मैंने कितना परचेज किया। तो ये दोनों मिला के मेरे पास हो जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। अगर इससे माइनस कर दे क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा? समझ में हाँ आए तो ही हाँ बोलना, नहीं तो फिर से बताएं। नहीं मिलेगा? बोलो, समझ में आया? পাওয়া যাবে তো। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। अगर मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है, जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें तुम लोग देखो, मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं था, मैंने परचेस किया था 100 यूनिट, मेरे पास अभी पड़ा हुआ है 20 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 80 यूनिट बेचा। तो अगर हम ये सब नेट कर लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा मैंने कितना यूनिट बेचा। अब ये सब यूनिट में नहीं लिख के हम लोग इंटू 2 कर देंगे, तो वैल्यू में लिख देंगे, ठीक है। तो वैल्यू में लिख देंगे तो मुझे मिल जाएगा ना, हाँ পেয়ে যাবে। ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये करके भी हम लोग निकाल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिस तरीके से हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला, ठीक है। तो ऐसे करके सेल्स माइनस प्रॉफिट करके, अब जैसा क्वेश्चन में रहेगा ना तो हम लोग उस तरीके से करेंगे। और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज को हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, हमारे पास इतना गुड्स अवेलेबल है बेचने के लिए। तो ये सब कुछ रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है, नॉर्मल करते जाओगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, मतलब समझ के करोगे। अच्छा, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन बीच में कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर बोला है ट्रायल बैलेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 मेसर्स दीपशिखा शोज फॉलोइंग डिटेल्स। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो क्या क्या है ट्रायल बैलेंस में? परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक, अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम, फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कैपिटल। बोला है एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर बैलेंस जो है 1 अप्रैल 2021 को 3 लाख है, ये बता रखा है। अच्छा, फिर हमें बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर। तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और अमाउंट पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर ये निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो अभी मैंने तुम लोग को सिखाया कि कैसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हमें उस तरीके से निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो कोशिश करके देखो क्या कुछ हो पाता है कि नहीं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, ये सब चाहिए। क्या ये सब मेरे पास अवेलेबल है? हाँ हाँ, तो करके देखो, है ना अवेलेबल? तो करके देखो। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो मुझे वो बताना पड़ेगा। तो एक काम करो तुम लोग, पेड टू क्रेडिटर मुझे निकाल के बताओ। सीओजीएस नहीं निकाल सकोगे, उसका एक दूसरा रूल्स है। तो हम बताएंगे पेड टू क्रेडिटर निकाल के बता सकते हो। पेड टू क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर को हम लोगों ने कितना पे किया है वो बताना है। उसके लिए भी परचेज निकालना पड़ेगा। अच्छा रुको रुको, पहले हम एक पॉइंट है वो बता देते, तब कर पाओगे, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका कुछ अलग मतलब होता है, बताते हैं, फिर उसके बाद करना। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ क्लोजिंग स्टॉक appear in trial balance, तो उसका मतलब क्या होता है? बोल रहा है कि तब हमें क्या करना है? नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, तब हमें वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना होता है। ठीक है, लॉजिक भी बता देंगे, फिर लिखेंगे ओनली एंटर्ड इन बैलेंस शीट, सिर्फ वो बैलेंस शीट में जाएगा। उसका रीजन ये है, इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड टू अराइव एट COGS। ठीक है, सीओजीएस पाने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना पड़ता है ना, ये लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और परचेज से लेस किया हुआ है, तभी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा, अदरवाइज वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, ये चीज बता रहा है। मतलब यहाँ पर देखो कि ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट होना चाहिए, एडजस्टमेंट किस चीज का होगा? एडजस्टमेंट ये होगा कि अगर मेरे पास इतने स्टॉक थे और अभी इतने पड़े हुए, तो मेरे मेरे कितने स्टॉक बिक गए, वो निकालने के लिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का यूज करते हैं। मतलब ये वाला, ठीक है, मेरे पास कितने स्टॉक थे और अभी कितने पड़े हुए, इससे हम निकाल सकते हैं कि सीओजीएस। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो बोल रहा है कि वो ओपनिंग स्टॉक और परचेज से ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा, क्योंकि नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमेशा एंड में कैलकुलेट होता है, तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है, वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे दिखता है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में काउंट होता है, इस वजह से। ठीक है, कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो क्योंकि ये अंदर दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर जो काम है ना, माइनस होना इन दोनों से, वो ऑलरेडी हो चुका है, तो हमें उसे और दोबारा माइनस नहीं करना पड़ेगा। मतलब मेरा परचेज जो है वो एडजस्ट हो चुका है, परचेज और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडजस्ट हो चुका है, तो मुझे दोबारा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे दोबारा एडजस्ट नहीं करना है, तो उस केस में मेरा जो है सीओजीएस कितना आएगा वो तुम लोग को निकालना है। ठीक है, तो अब मैंने हिंट्स दे दिया है, समझा दिया है, तो अब हम लोग कोशिश करके देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन, तुम लोग बताना, हम पूछ रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सीओजीएस। तो हम लोग नॉर्मली सीओजीएस निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे? परचेज
माइनस क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, यही मैंने सिखाया। अगर ये कर दोगे तो तुम लोग का आ जाएगा, ये देखो सीओजीएस, ठीक है, सीओजीएस अवेलेबल फॉर सेल, तो ये सीओजीएस का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो ये जो माइनस करने का बात है ना, ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक के नीचे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू लिख देंगे 2 लाख, ठीक है। और परचेज में हम लोग परचेज का वैल्यू लिख देंगे जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है। अब बोलो ये 10 लाख और 12 लाख में से कौन सा परचेज है, मैंने बता दिया था ट्रायल बैलेंस। हाँ बोलो। 10 लाख। हाँ, क्योंकि डेबिट साइड में क्या आता है, एक्सपेंसेस और एसेट, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन आता है। तो यहाँ पर परचेज में हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक कुछ करने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि 10 लाख में से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस है। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है, मतलब इस पे एंट्री हो चुका है। क्योंकि देखो जब तक जर्नल एंट्री नहीं होगा तो उस पे लेजर नहीं बनता है, लेजर नहीं बनेगा तो जिसका लेजर बना है उसी का ट्रायल बैलेंस में अकाउंट दिखेगा, मतलब ये ऑलरेडी अकाउंटेड हो चुका है। नॉर्मली अकाउंटेड नहीं होता है, इसीलिए वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिखता है। तो ये अकाउंटेंट हो चुका है, तो 3 लाख ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, ठीक है। तो हमें 3 लाख और एडजस्ट करने का जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें लिखने का जरूरत नहीं, मैंने बस समझाने के लिए बोला। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 12 लाख, सीओजीएस का वैल्यू हो गया मेरा 12 लाख। और अगर यही वाला हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक नीचे रहता, मतलब ये नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस होता, तो फिर हम लोग 10 लाख माइनस ऐसे करके कर देते, 2 लाख जितना था, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया सीओजीएस। अब हमें यहाँ पर और एक चीज निकालने के लिए बोला है कि कितना हम लोग क्रेडिटर को पे करेंगे। तो क्रेडिटर का एक लेजर बना लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर का एक लेजर बनाए, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, तो कोई भी लेजर का लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा, क्रेडिट या डेबिट, लाइबिलिटी का क्रेडिट। ओपनिंग क्रेडिट साइड जाएगा। तो क्रेडिट साइड बाई से लिखते हैं, तो बाई, और ब्रॉट डाउन होगा तो बाई बैलेंस बीडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का दिया हुआ, ये देखो 1 अप्रैल 21 कितना 3 लाख दिया हुआ। अच्छा, क्या हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी अवेलेबल है, बिल्कुल है। ये देखो ट्रायल बैलेंस, ये तो 22 का है ना, तो ईयर एंड का। तो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है बोलो, ये 5 लाख 4 लाख में से कौन सा क्रेडिटर है, 4 लाख। 4 लाख। क्रेडिटर क्रेडिट साइड में दिखेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, डेबिट साइड में जाएगा। देखो अगर ओपनिंग इधर जाता है तो क्लोजिंग इधर जाएगा, ऑपोजिट जाएगा। तो ये 4 लाख, तो ये ब्रॉट डाउन है तो बीडी, ये कैरेट डाउन है तो सीडी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने जो गुड्स बेच दिया है वो है 12 लाख का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोगों ने 12 लाख का ही गुड्स खरीदा है, क्योंकि हमारे पास 3 लाख का गुड्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है और हम लोगों ने बेचा है 12 लाख का गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक को अगर हम लोग एक बार इग्नोर करते हैं, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने क्रेडिटर से कितने का स्टॉक खरीदा है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो सीधा बात ये है कि मेरे पास पहले से 2 लाख का स्टॉक था और मैंने खरीदा है 10 लाख का स्टॉक, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 3 लाख है, जो कि यहाँ पर बोल रहा है 10 लाख से एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा परचेस से लेस किया हुआ है, अगर लेस नहीं होता तो मेरा परचेस कितने का दिखता, मैम 9 लाख, कितना बोलो, মানে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে 9 লাখ, যেহেতু 9 এখানে लाख तो মানে 9 3 लाख লাখ, तो হবে না। 3 লাখ যেহেতু 10 লাখের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে, তাহলে ওখানে 7 লাখ পড়ে রয়েছে। 7 হ্যাঁ, আর এদিকে 2 লাখ পারচেজ, তো 7 আর 2 9। 2 লাখ তো পারচেস নয়, 2 লাখ তো ওপেনিং স্টক, মানে আগের বারের পারচেস। আমাকে এইবারের পারচেস বের করতে হবে। और एक তাহলে बार बोल এবারে रहा है, सुनो, हम लोग को इस बार का परचेज निकालना है। तो इस बार का परचेज हमें पता है 10 लाख, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि ये 10 लाख में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है 3 लाख। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस नहीं होता तो मुझे बोलो कि मेरा टोटल परचेज कितना दिखता। 13 13 লাখ। लाख। हाँ, तो इसका मतलब मैंने कितना परचेज किया है, 3 लाख। परचेज मैंने कितना किया है टोटल, টোটাল পারচেজ 13 लाख, 13 लाख है ना। हम लोगों ने टोटल परचेज कितना किया है, 13 लाख। फिर से समझो, देखो मेरा यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक अगर यहाँ नहीं रहता ना तो ये कितना दिखता बोलो तो,
इस क्वेश्चन के लिए अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ पर 3 लाख दिखाया जाता ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो ये मेरा 13 लाख दिखता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक का मतलब कुछ नहीं, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है। मतलब ये जो परचेज है ना, इससे क्लोजिंग स्टॉक लेस, तो ये एक्चुअली कितना परचेज है, 13 लाख का, और पहले से हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, 2 लाख, ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। और 13 लाख इस बार हम लोगों ने परचेज किया है, उसमें से 3 लाख पड़ा हुआ है। अब तुम लोग ये बोल ही सकते हो कि मैम ये परचेज में से ही क्यों पड़ा हुआ है, इसमें से भी तो पड़ा हुआ हो सकता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है। देखो ये पूछना चाहिए था मुझे, मतलब तुम लोग मुझे पूछ सकते थे कि मैम जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो क्या वो फ्रेश परचेज से ही पड़ा हुआ है, प्रीवियस ओपनिंग स्टॉक से भी तो पड़ा हुआ हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग एज ए बिजनेस एंटिटी, तुम लोग बोलो, क्या तुम लोग अपना स्टॉक जब बेचोगे तो ओल्ड स्टॉक पहले बेचोगे, या जो फ्रेश खरीदा है वो पहले बेचने का कोशिश करोगे, क्या करोगे? ओल्ड स्टॉक। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग ओल्ड स्टॉक ही बेचने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग ये मानते हुए चलेंगे कि जो बिका, जो हम लोगों ने बेचा, उसमें 2 लाख पूरा हम लोगों ने बेच दिया होगा ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में जो भी पड़ा हुआ है वो फ्रेश वाले से पड़ा हुआ है। बात समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक में जो भी पड़ा हुआ है फ्रेश वाले से पड़ा हुआ है, ये मान के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि उसका पुराना स्टॉक रह जाए, वो नया स्टॉक बेच दे, ऐसा तो वो नहीं चाहेगा। और बेचा कितना है देखो ना, 12 लाख बेचा है, तो इसका मतलब ये 12 लाख में से ओपनिंग स्टॉक का 2 लाख उसने बेच दिया, तो फिर परचेज में से कितना बेचा है, 10 लाख बेचा है ना, ऐसा हुआ ना, इसका मतलब सीओजीएस। तो ये परचेज में से 10 लाख और ओपनिंग स्टॉक में से 2 लाख बेच दिया, तो टोटल उसने 12 लाख जो है बेच दिया। तो 12 लाख बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक अभी कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखो 3 लाख दिख रहा है। अब ये 10 लाख में से जो है 3 लाख ऑलरेडी जो है एडजस्टेड है, मतलब 10 लाख में से 3 माइनस नहीं करना है, 3 माइनस करके 10 लाख आया हुआ है। बात समझो, 3 माइनस करके 10 लाख आया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग जो परचेज है, क्रेडिटर का एंट्री क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर, तो यहाँ पर परचेज को कितना लिखेंगे, क्योंकि परचेज मेरा फिर कितना है, 10 लाख जो है वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फ्रेश परचेज से पड़ा हुआ है, ऐसा हमें मान के चलना है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक से कोई रिलेशन है नहीं, तो फिर मेरा परचेज एक्चुअली कितना था, 13 लाख। 13 लाख, ठीक है। 10 + 3 यहाँ पर लिख देंगे, 13 लाख का मेरा परचेस। अब तुम लोग बोल सकते हो फिर मैम यहाँ पर 13 लाख नहीं लिखा, लिख सकते हो यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर 13 लाख लिखोगे तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी समझ लो। देखो हम यहाँ पर 12 लाख लिख देते हैं, फिर तुम लोग को समझाते हैं। अगर तुम लोग बोलोगे कि मैम इधर 13 इधर 10, ये कैसा बात है, देखो तो बात ऐसा है कि हम लोग चाहे तो सीओजीएस ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो तुम लोग सीओजीएस कैसे निकालोगे, ओपनिंग स्टॉक तो 2 लाख है, इसमें किसी तरीके का ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब परचेज 10 लाख है, लेकिन इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया हुआ है, तो तुम लोग अगर बोलोगे कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक खुद से माइनस करेंगे, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख है, तो तुम लोग 3 लाख माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन क्योंकि परचेज में से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है, तो फिर इसका मतलब अगर मुझे परचेज से फिर से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो मुझे परचेज का वैल्यू भी तो सही दिखाना पड़ेगा, जो कि 13 लाख होगा। बोलो मेरा बात समझ में आया? यस मैम। हाँ मैम। है ना, तो वही हम बोल रहे हैं। तो फिर यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर वही घूम फिर के 12 लाख ही आ जाएगा। तो अगर तुम लोग बोलोगे कि हम परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही लिखेंगे, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर परचेज को परचेज दिखाओ ना। अब ये परचेज परचेज क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो परचेज है ना, ये नाम के लिए परचेज दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है, परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 10 लाख है, ठीक है। तो मेरा परचेज कितना आ जाएगा, 10 लाख प्लस 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक, यानी 13 लाख आ जाएगा परचेज, ठीक है। तो अगर तुम लोग ये फॉर्मूला लिख के करोगे, करो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसमें फिर क्लोजिंग स्टॉक को ऐड बैक करना नहीं, तो गलत हो जाएगा ना, 2 बार माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए तो ऐसा मत सोचो कि मैंने यहाँ 13 लिख दिया वहां 10 लिख दिया, बात ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे करते हो तो भी करेक्ट है, ऐसे करते हो तो भी करेक्ट है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए हमें कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज दिख रहा है, तो वो एक्चुअली देखने में तो परचेज है, बट वो परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है।
तो मुझे परचेज निकालना है तो उस पे क्लोजिंग स्टॉक ऐड करके निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर हो गया 16 लाख, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 4 लाख है और तो कुछ आएगा नहीं इसमें, इस अकाउंट में। तो ये जो बैलेंस है ये कितना हो रहा है हम लोग का, 16 माइनस 4 लाख करने से 12 लाख हो रहा है। अब इस 12 लाख को क्या बोलोगे, तो क्रेडिटर का क्या क्या एंट्री होता है, परचेज टू क्रेडिटर, उसके बाद कौन सा एंट्री होता है, क्रेडिटर से क्रेडिट में परचेज किया, फिर क्या वो बोलेगा जाओ फ्री में ले लो सामान, हो गया बात खत्म, या फिर कुछ बोलेगा उसके बाद कि पैसा दे के जाना इतने दिन बाद। একটা নির্দিষ্ট সময় পর ওটা টাকাটা পেমেন্ট করতে হবে। क्रेडिटर का नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, पेमेंट का एंट्री क्या होगा, अरे हम क्रेडिटर को कैश बैंक पेमेंट टू का एंट्री क्रेडिट, क्या होगा, हम कैश बैंक अरे टू बोलो, क्रेडिट, ক্যাশ ব্যাংক টু ক্রেডিট হবে, ক্যাশ ব্যাংক ডেবিট হলে তো পয়সা আসছে, कैश बैंक टू क्रेडिट। ক্রেডিটার ক্রেডিট হয়, যদি বেড়ে যায় তাহলে ক্রেডিট হয়, কমে গেলে ডেবিট হয়, পয়সা এলে ডেবিট, পয়সা গেলে ক্রেডিট। ক্রেডিট হবে ম্যাম, ওটা ক্রেডিট হবে, ক্যাশ ব্যাক টু ক্রেডিট। एंट्री 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 बोलो, एंट्री। किसी को क्रेडिटर को पैसा पेमेंट करने का एंट्री नहीं पता, टू क्रेडिट एंट्री ऐसा नहीं होता, एंट्री होता है समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, ऐसे बोलना होता है। एंट्री का मतलब डेबिट क्रेडिट दो बोलना होता है। ক্রেডিটার্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাশ বা ব্যাংক। তাহলে এটা বলতে এতক্ষণ লাগছে, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर करके आ गया, इसका मतलब हम लोग को पूछा था कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है, तो 12 लाख। देखो एंट्री जो है वो अकाउंट्स का क्या बोले, अकाउंट्स का मेन एंट्री है, अकाउंट्स का जान ही है एंट्री में, क्योंकि जर्नल एंट्री से ही बाकी सब होता है। तो अगर जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं करोगे, उस पर वर्क नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो चलो कोई बात नहीं, ये इलास्ट्रेशन 1 समझ में आ गया ना, और इसीलिए अब ये जो नोट लिखा है ये समझ में आ जाएगा। देखो जब हम लोग ट्रायल बैलेंस में अपियर करेगा क्लोजिंग स्टॉक, तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं आएगा। मतलब ये जो सीओजीएस निकाला है, अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं जीपी भी निकालने बोलता, मान लो इस क्वेश्चन में मैं जीपी निकालने बोलता, ट्रेडिंग बना के बोल ही सकता था, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या लिखते टू ओपनिंग स्टॉक, कितना लिखते 2 लाख, ठीक है, एल लिख दिया। टू परचेज, अब परचेज कितना लिखते, बोलो, परचेज जितना है उतना लिख देते, कितना 10 लाख। अच्छा, अब देखो परचेज ओपनिंग स्टॉक और क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, बट क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक लिखना है तो कैसा लिखना पड़ेगा, इधर फिर परचेज 13 लाख लिखना पड़ेगा और इधर क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख लिखना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। हाँ मैम। इसका मतलब 13 लाख में से 3 लाख पड़ा हुआ है, ठीक है, और टोटल 15 लाख में से कुछ बिका होगा। लेकिन हमें ट्रेडिंग का फॉर्मेट इसका अलाउड नहीं करता है कि अपने आप से ऐड कर दो और उधर क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। हमें रूल्स क्या फॉलो करने बोला है कि अगर ट्रायल बैलेंस में अपियर कर रहा है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, तो तुम बस परचेज लिख देना जो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। तो उसी से देखो, अगर इधर 13 और इधर 3 लिखते हो तो नेट करके 10 आता है परचेज, तो उसके जगह बस 10 लिखना, 13 और 3 लिखना हमें अलाउड नहीं है, हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे बाई सेल्स, तो बाई सेल्स हम लोग का कितना है 12 लाख, ठीक है, सेल्स हो जाएगा मेरा 12 लाख। तो फिर यहाँ पर मुझे जीपी दिखेगा, बोलो फिर जीपी कितना आ जाएगा 12 लाख और इधर हो गया 12 लाख। अच्छा, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो गया है, प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि 10 लाख का परचेज है, 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, 12 लाख का सेल है। तो यहाँ पर जीपी कुछ नहीं आया, ठीक है, तो नहीं आया, ठीक है, हो ही सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम ये सिखाना चाह रहे थे कि अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है क्लोजिंग स्टॉक है तो वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा। नॉर्मली यहाँ पर ट्रेडिंग में आता है ना क्लोजिंग स्टॉक, दिखाया मैंने, देखो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ता है, क्यों, बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। अगर हम लोग ये यहाँ पर नहीं दिखाते कि 20 यूनिट पड़ा हुआ है तो यहाँ जीपी गलत आता, तो मैचिंग कंसेप्ट दिखाना है कि मैंने 100 यूनिट खरीदा बट 80 यूनिट बेचा, तो मुझे 80 यूनिट परचेज के
साथ 80 यूनिट सोल्ड होने का कंपैरिजन करना है सही प्रॉफिट निकालने के लिए, तो उसके लिए मुझे लेजर में इधर 20 यूनिट दिखाना पड़ेगा, तभी 100 और 20 का नेट करके 80 यूनिट का परचेज निकल के आएगा, तब हमें जाके 240 रुपीज का जो है जीपी मिलेगा। ठीक है, वो मैचिंग कंसेप्ट के वजह से। तो क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में लिखना जरूरी होता है, बट अगर क्लोजिंग स्टॉक का काम क्या है, परचेज से वो लेस हो जाता है, तो अगर वो ऑलरेडी लेस है तो फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर बता रखा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसे बैलेंस शीट में दिखाना होगा, ट्रेडिंग में नहीं दिखाना होगा। क्यों बैलेंस शीट में क्यों दिखाते, क्योंकि स्टॉक हमारा एसेट होता है, करंट एसेट होता है। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड टू अराइव एट सीओजीएस, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होता है सीओजीएस पाने के लिए, इसीलिए करने का जरूरत नहीं होता। बोलो, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? तो हम लोग दूसरे कंसेप्ट में चलेंगे। हाँ मैम। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो। जीपी से हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं, ये बोल सकते हो। मान लो मेरा जीपी निकल के आया ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या इसे ये चीज हमें किसी चीज पे डिसीजन लेने के लिए हेल्प करेगा? मेरे ट्रेडिंग में जीपी आया, जीएल के जगह, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस आया, तो हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं कि हमें बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस, मान लो लॉस हो रहा है तो क्या बिजनेस करोगे, या मतलब बंद कर दोगे, या मैम कुछ हमें सोचोगे? मतलब कुछ तो Strategy- करेंगे ना। हाँ, कुछ करना पड़ेगा। কিছু চেঞ্জ করে আবার বিজনেসকে রান করতে হবে। हाँ Strategy तो change हमें, করতে হবে এক কথায়। हाँ तो हमें देखना पड़ेगा हमसे गलती क्या हो रहा है, और अगर कुछ ना बन पाए तो बंद करना पड़ेगा। तो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है उस बात का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड आउट, ये हम लोग को किस चीज का हेल्प करता है, टू फाइंड आउट वेदर इट इज और टू डील इन गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो गुड्स या सर्विस हम लोग बेच रहे हैं, क्या हमें उस पे डीलिंग्स करते रहना चाहिए या नहीं करते रहना चाहिए, इस बात का जो है आंसर हमें मिल जाएगा अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट आया तो। ठीक है, और अगर नहीं आया तो ऐसे लिखते हैं, इफ इट इज ग्रॉस लॉस और वेरी लो जीपी, अगर ऐसा हुआ कि जीपी बहुत ही कम है या लॉस है, देन we should thought over to shut down the business or terminate। बिजनेस टर्मिनेट या शट डाउन करने का भी बात हमें समझने का जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन कोई अगर मेरा लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है, जैसे कि मानो जब फ्लिपकार्ट आया, ठीक है, अमेजन आया, पेटीएम आया, ठीक है, तो इनका स्टार्टिंग में हेवी लॉस था। ठीक है, वो लॉस रिकवर होने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, बहुत टाइम लगा, किसी को अभी भी लग रहा है। तो ये उस केस में फिर सिर्फ जीपी देख के मत डिसीजन लो। ठीक है, अगर मेरा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म है तो पहले तो माइनस में ही जाएगा, फिर ब्रेक इवन में आएगा, फिर प्रॉफिट होगा। तो बड़ा प्रोजेक्ट है तो ब्रेक इवन में आने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो लॉन्ग रन प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सिर्फ जीपी से बात नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा कोई लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है तो उसमें मुझे जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे कि अमेजन पेटीएम का बात कर रहे हैं, इनका हेवी लॉस है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये लॉस इनके लिए बहुत ज्यादा टाइम तक चलता है। तो फिर लॉन्ग रन प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ जीपी से हम लोग डिसीजन नहीं ले सकते, बाकी हम लोग डिसीजन जो है नॉर्मल बिजनेस के केस में ले सकते हैं कि मुझे ये बिजनेस आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक और प्रॉफिट भी निकालते हैं, नेट प्रॉफिट के आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉर्मली पीएल में हमें ये सब अलग अलग करना नहीं पड़ता है, बट कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो, हमें सिर्फ जीपीएनपी निकालना पड़ता है, बट एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है, उसके बारे में भी जान लो। ये भी हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट से अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे,
ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब पता ही है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये एक्सपेंसेस को अगर लेस करते हैं तो फिर मुझे जो प्रॉफिट मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें किस चीज में हेल्प करता है, क्या डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है? देखो, डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट है, मतलब इससे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। क्या डिसीजन ले सकते हैं? पहला, वेदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी रिड्यूस्ड, क्या हम लोग अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसी तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? जैसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा बहुत कम आ रहा है, ठीक है, तो अब क्यों कम आ रहा है? क्योंकि देखो इसमें से क्या चीज कम करना चाहिए, ऑब्वियसली कोई अपना प्रॉफिट तो कम नहीं करना चाहेगा कि भाई जीपी को कम कर दे, तो जीपी को बढ़ाने का बात हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो वो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग का जो है, जैसे कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हमें देखना पड़ेगा, कहीं फालतू में हमारा खर्चा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, हमें कम करना है, कैसे करके कर सकते हैं। फिर वेदर जीपी कैन बी इंक्रीज, क्या हम लोग अपने जीपी को इंक्रीज कर सकते हैं टू कवर अप, टू कवर अप एक्सपेंसेस। मतलब देखो दो ही चीज हो सकता है, या तो हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर सके, या फिर मेरा प्रॉफिट इतना ज्यादा हो कि मेरा एक्सपेंसेस जितना भी क्यों ना हो, वो पे करने के बाद मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट रह जाए। ठीक है, तो दो चीज हो सकता है, या तो हम अपने प्रॉफिट को, जीपी को बढ़ाने का कोशिश करें, या फिर हम अपने एक्सपेंसेस को कम करने का कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, अब ये 1 और 2 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर हम लोग अवेल नहीं कर पा रहे, मान लो ये दो ऑप्शन हम लोगों ने सोचा, ये दोनों ही हमारे लिए नो हो गया, ना तो हम लोग अपना एक्सपेंस कम कर पा रहे, ना तो हम अपना जीपी बढ़ा पा रहे, और मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिन ब दिन कम होते जा रहा है, तो फिर मुझे बिजनेस हो सकता है कि फ्यूचर में शट डाउन भी करना पड़े, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब कैसे करके कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है, वो हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे करके कौन से प्रॉफिट से क्या हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लो कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था पहले 1 लाख, ठीक है, और मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था 1,50,000। ठीक है, तो मेरा क्या आ रहा था, ऑपरेटिंग लॉस आ रहा था 50,000। ठीक है, अब मान लो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख, और मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने रिड्यूस करवा लिया, ये 80,000 हो गया, तो अब मुझे प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो गया कितना, 20,000 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, मेरे एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने में हम कैपेबल हो गए, तो मुझे शट डाउन नहीं करना पड़ेगा, हम चाहे तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, और धीरे धीरे और भी एक्सपेंसेस को कम और जीपी को बढ़ाने का कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। हाँ मैम। अच्छा, अब देखो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मैंने पहले भी बोला। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर से लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या लिख सकते हो, जीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस, बोलो ये लिख सकते हैं। हाँ मैम। ठीक है, यस मैम। अच्छा, अब सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करने से हमें जो मिलेगा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट।
मतलब समझा देते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब मैंने पहले ही बोला है, देखो ऑफिस और एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब इसमें अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी ऐड कर देते हैं, मतलब जो गुड्स हम लोगों ने बेचा उसको खरीदने का खर्चा, ठीक है, वो भी अगर ऐड कर देते हैं, मतलब बेसिकली ट्रेडिंग में जो एक्सपेंसेस लिखते हैं उसका भी अगर खर्चा ऐड करते हैं, क्योंकि देखो सीओजीएस तो ट्रेडिंग से ही आता है ना। सीओजीएस का मतलब क्या है, जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट, वो भी अगर हम लोग अपने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऐड कर देते हैं, वो तीनों खर्चे को मिला के जो नाम दिया गया है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या चीज में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेट पिक्चर ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल भर में हमारा जो बिजनेस का जो नेट पिक्चर है वो बताने में हमें क्या हेल्प करेगा, ऑपरेटिंग सॉरी नेट प्रॉफिट हमें हेल्प करेगा। अब यहां पर एक चीज और लिख लो, बिजनेसमैन नेवर टेक्स डिसीजन टू कंटिन्यू और शट डाउन द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के ऊपर बेस करके अगर हम लोग डिसीजन ले कि हम लोग बिजनेस आगे कंटिन्यू करेंगे कि बंद करेंगे, ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम लोग नेट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करके हम लोग अपने बिजनेस को चलाना है कि बंद करना है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। वो डिसीजन हमें हमेशा लेना चाहिए अपने ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करके। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा होता है, तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि देखो, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सब मिला के आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे लॉस बाय फायर मान लो, ठीक है, आग लग के मेरे गोडाउन में मान लो आग लग गया, आग लगने से मेरा लॉस हुआ, तो ये मेरा कोई हर दिन का लॉस है क्या, क्या ये मेरे बिजनेस का डे टू डे का लॉस है, मतलब रेगुलर होता है या हर साल होता है या हर महीने हर हफ्ते, ये तो नहीं है, ये तो एक नहीं। एक्सीडेंट है ना। हाँ। लॉस बाय फायर एक एक्सीडेंट है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब बोल रहे हैं जो मेरा बिजनेस इनकम नहीं है। जैसे मैंने क्या बोला, तुम लोग मान लो पेन पेन का दुकान है, पेन बेचते हो, ठीक है, लेकिन तुम लोग का एक एक्स्ट्रा घर भी है जिसको तुम लोगों ने रेंट पे लगा दिया, तो रेंट का इनकम। तो मुझे एक चीज बोलो कि रेंट का इनकम तुम लोग का क्या बिजनेस इनकम है, मेन बिजनेस क्या है, तुम लोगों का स्टेशनरी दुकान है, बुक पेन पेंसिल स्टूडेंट लोगों के लिए, ठीक है, तो तुम लोग को इंटरेस्ट रेंट का इनकम मिलता है, या फिर तुम लोगों ने ना एफडी कर दिया है, एफडी से इंटरेस्ट का इनकम मिलता है, तो ये भी तो इनकम है। रोज दुकान पे जाते हो, दुकान पे बैठते हो, दुकान खोलते हो, सेल करते हो, फिर वहां से भी इनकम होता है, रेंट का भी इनकम मिलता है, और इंटरेस्ट जो है एफडी कर रखा है उससे भी इनकम मिलता है। तो ये तीनों ही तो इनकम है, लेकिन कौन सा इनकम बिजनेस इनकम है, कौन सा बिजनेस इनकम नहीं है। जैसे अगर तुम लोग का मेन बिजनेस वो स्टेशनरी का दुकान है, तो उससे जो भी इनकम आया वो बिजनेस इनकम है, उसका डिटेल्स ट्रेडिंग में लिखोगे मत। और जो तुम लोग का बिजनेस है, जैसे एफडी कर रखा है, शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी को रेंट पे घर कोई जो है फ्लैट वगैरह दे रखा है, तो उससे जो भी इनकम आ रहा है उससे हम लोग बोलते हैं
नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो तुम लोग का मेन इनकम नहीं है, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे नॉन। अब किसी का मान लो काम ही है रेंट पे ही सारा चीज देके, रेंट का इनकम ही उसका मेन है, वो दूसरा बाकी उसका साइड इनकम है, ठीक है, वो तो देखो वो खुद बता सकता है ना कि भाई मेरा कौन सा मेन इनकम है, मेरा कौन सा साइड इनकम। जैसे मेरा मेन काम है टीचिंग, ठीक है, इसके अलावा अगर मेरा कहीं से भी किसी भी तरीके से इनकम आता है वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, ठीक है। जैसे कोई अगर डॉक्टर है पेशा में, तो उसका मेन इनकम जो डॉक्टर का सर्विस होता है वही वाला होगा, ठीक है। बाकी अगर उसने मान लो शेयर में इन्वेस्ट किया, तो डॉक्टर है तो क्या हुआ, शेयर में इन्वेस्ट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। तो अगर उसने एफडी कर रखा है हो सकता है, तो या फिर गोल्ड खरीद रखा है, तो वो सब उसका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग, और जो हम लोग मेन काम कर रहे हैं वो हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम होता है, ठीक है। जैसे बैंक, जैसे मान लो कि कोई बिल्डर है तो वो घर बना के बेचता है, तो घर बना के बेचना उसका डेली का इनकम हो गया, ठीक है, तो वो उसका बिजनेस इनकम हो गया। अब हम जो बात बता रहे थे कि नेट प्रॉफिट से क्यों हम लोग बिजनेस बंद करना है कि खुला रखना है डिसीजन नहीं ले सकते, उसका लॉजिक क्या है। क्योंकि मान लो मेरा बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 10 लाख, ठीक है, मान लो मेरे बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 10 लाख। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आ सकता है, अगर हम लोग अपने जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जीपी कैसे आता है, जो गुड्स बेच के मुझे पैसा मिला वो मेरा जीपी है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा लेस करने के बाद मेरे पास ये प्रॉफिट आया, ठीक है। लेकिन मेरा इस बार ना बिजनेस में क्या हुआ है कि गोडाउन में आग लग गया, आग लगने के कारण मेरा लॉस हुआ है, तो लॉस बाय फायर मेरा हुआ है 15 लाख, ठीक है, 15 लाख हुआ है। और मेरा कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मान लेते हैं कि मेरा कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, मुझे मान लो रेंट से इनकम मिला है, कितना रेंट से इनकम मिला है मुझे, मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है। तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया, फिर 10 लाख का प्रॉफिट था, लॉस बाय फायर 15 लाख हुआ, तो माइनस हो जाएगा, और 1 लाख का मेरा इनकम, तो मेरा इस बार क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना आ रहा है और क्या आ रहा है। 10 लाख इन प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 1 लाख, और लॉस है 15 लाख, तो नेट कितना आएगा। नहीं बता सकते, मतलब 10 लाख में 1 लाख ऐड करके 15 लाख लेस करके कितना होगा ये नहीं बता सकते हम। 4 लाख। हाँ, तो 4 लाख क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, क्या मेरा बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, हम जो भी चीज का बिजनेस करते हैं क्या मेरा बिजनेस में लॉस हुआ है। बिजनेस कैसे लॉस होगा। तो ये लॉस क्यों दिख रहा है, जब दिख तो लॉस ही रहा है ना, तो ये मेरा क्या लॉस है। 4 लाख तो लॉस ही निकल के आया, तो ये लॉस फिर क्यों दिख रहा है, अगर मेरे बिजनेस में लॉस नहीं हुआ है तो ये लॉस क्यों दिख रहा है, नहीं बता सकते। नॉर्मल बेसिक सेंस से ही तो बता सकते हैं कि मेरा अगर 15 लाख का गोडाउन में आग लग के सामान जल गया उस वजह से तो मेरा लॉस दिख रहा है, अगर मेरा सामान जल के खराब नहीं होता तो मेरा 10 लाख का बिजनेस इनकम, 1 लाख का बिजनेस के बाहर का इनकम, तो टोटल मेरा 11 लाख का इनकम। लेकिन मेरा इनकम 11 लाख के जगह मेरा 15 लाख का लॉस हो गया है, और मेरा नेट 4 लाख का लॉस दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है अब बताओ। वो कोइंसिडेंट की वजह से, ये मतलब आग इंसिडेंट के वजह से आग लग गया है, ठीक है, तो क्या अब हम डिसीजन ले कि बिजनेस बंद कर दो, क्या ये लेना सही रहेगा, नहीं रहेगा। बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोलो। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, सही आंसर, नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा तो ये मतलब बिजनेस के वजह से लॉस तो नहीं हुआ ना, बाई हाँ तो, चांस आग लग गई, हाँ तो बाय इसीलिए लॉस। चांस, हाँ, क्या ये रोज रोज आग लगेगा, नहीं ना, तो इस नहीं बार हुआ लगेगा। है लॉस, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बिजनेस में लॉस कर रहे हैं, नहीं। अब ये एक्सीडेंट तो हो ही सकता है ना, एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, तो फिर इस तरीके का अगर कुछ हो गया तो उसके वजह से ना नेट प्रॉफिट इम्पैक्टफुल हो जाता है, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट में हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम दिखा देते हैं। तो इसीलिए बोल रहा है नेट प्रॉफिट देख के कभी डिसीजन मत लो कि बिजनेस बंद करे कि बिजनेस चालू रखे, बोलो ये समझ में आया।
कि नेट प्रॉफिट से क्यों नहीं डिसीजन लेना चाहिए? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग उससे मुझे हर तरीके का प्रॉफिट निकाल के बताना। एग्जाम्पल, ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 1 लाख, पावर 5,000, सैलरी 3,000, रेंट 8,000, depreciation 2,000, wages 10,000, carriage inward 5,000, sales 2,50,000, interest on loan 10,000, rent received 6,000, interest received 3,000, closing stock 10,000. Find out GP, operating profit, net profit और प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल। तो एक काम करो, ट्रेडिंग बनाओगे, ट्रेडिंग में ही तो जीपी निकल जाएगा, तो ट्रेडिंग बना लो, उसी में जीपी निकल जाएगा, अलग से नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। देखो कर पाते हो कि नहीं। निकालो। तो हम पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएगा, तुम लोग ट्रेडिंग ड्रॉ करो। ऐसे भी निकाल के देख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। चलो ऐसे ही निकाल के देख लेते हैं। पहले जीपी का मतलब क्या होता है अभी सीखा, तो उसको यूज भी करो। सीओजीएस, सेल्स माइनस कॉस्ट, या फिर सेल्स माइनस सीओजीएस। बोलो यहाँ पर सेल्स है, बोलो। जीपीएस से 1,10,000। है, ठीक है। जीपी 1,10,000 आएगा। तो सेल्स माइनस सीओजीएस होता है, ठीक है। सेल्स कितना है क्वेश्चन में? 2,50,000, ठीक है। सीओजीएस कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 2,50,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 1 लाख। अच्छा, परचेज करते हुए अगर कोई डायरेक्ट खर्चा हुआ तो वो भी यहाँ आ जाएगा, परचेज के साथ वो जुड़ जाता है, वो मैंने ट्रेडिंग में ही दिखाया था, तो यहाँ पर भी वो चीज एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेजेस नहीं, बहुत सारा चीज है। वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, और क्या है? वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, और हम पावर अच्छे। पावर है, ठीक है। नॉर्मली पावर कहाँ जाता है बोलो तो? हम पावर मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल नहीं होगा तो मुझे वो चीज कहाँ देना पड़ेगा, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये मेरा हो गया परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि है 10,000, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन करने से भी क्या उतना ही आ रहा है? देखो आंसर तो 1,10,000। 10,000 10,000 कैंसिल, और 5,010, 1,10, 1,40 है, ठीक है। मैम अच्छा, अब 96,000 আসবে।
কোনটা বলো? নেট প্রফিট। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেট প্রফিট 96,000 আছে। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना है, बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे होता है? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जीपी कितना है? 1,10,000। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा बोलो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है से ये देखो, ओपनिंग स्टॉक आ चुका है, परचेज आ चुका है, पावर आ चुका है, ठीक है, और क्या आ चुका है? वेजेस, ये सब, और ये क्लोजिंग स्टॉक का भी यूज हो चुका है। अच्छा, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑफिस का खर्चा में क्या क्या आ रहा है? सैलरी, हाँ, सैलरी रेंट, आएगा, डिप्रिसिएशन, रेंट आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। 3,000, 8,000, 2,000, 3,000, 8,000, 2,000, ये हो गया ऑफिस का। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कोई खर्चा मैंने यहाँ दिया नहीं है, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं आएगा। तो ये ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 13,000 माइनस करो 1,10,000 से, 97,000। ठीक है, अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये इसीलिए करे ताकि तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन सा क्या है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 97,000। ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो बोलो कौन, जो बिजनेस रिलेटेड नहीं? एक्सपेंस। तो यहाँ पर एक्सपेंस के नाम में क्या बचा? बस इतना ही तो बचा, बाकी सब तो यूज हो गया। एक्सपेंसेस के नाम में क्या बचा है? रेंट रिसिप्ट ऑब्वियसली एक्सपेंस नहीं होगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट भी एक्सपेंस नहीं होगा, सेल्स भी इनकम है, तो एक्सपेंस क्या है? एक ही तो है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन का, हाँ, लोन का इंटरेस्ट हम लोग भर रहे हैं, तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है, मतलब बिजनेस रहे या ना रहे ये खर्चा मेरा हो सकता है, बिजनेस बंद होने के बाद भी हो सकता है। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या होगा? सेल्स तो मेरा क्या है? बिजनेस इनकम। नॉन बिजनेस इनकम क्या है? रेंट रिसिप्ट और और इंटरेस्ट रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट। 6,000 प्लस 3,000 तो कितना आ रहा है? 9,000। 9,000 से 10,000 माइनस यानी 1,000, मतलब नेगेटिव 1,000, मतलब 96,000। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो देखो हम लोगों ने समझा चीजों को, इसीलिए इस तरीके से किया। बाकी हम लोग ट्रेडिंग पीएल अगर इसका बनाए तो ये कैसे दिखता है? तो देखो, ट्रेडिंग एंड पीएल इसको बनाएंगे तो ये कैसे दिखेगा? सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक जो कि है मेरा 30,000, टू परचेज 1,00,000। यहाँ से देख देख के लिख रहे हैं। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, पावर, वेजेस, कैरेज इनवर्ट, टू पावर, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ट, 5,000, 10,000, 5,000। और इधर क्या आ जाता है क्रेडिट साइड में? सेल्स कितना है? 2,50,000। और क्या लिखना पड़ता है? जो बचा हुआ रह गया क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 GP 1,10,000। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 2,60,000। और इधर भी आ जाएगा 2,60,000। ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम लोगों ने क्या सीखा? देखो, ये जो देख रहे हो इसको हम कलर से आइडेंटिफाई कर देते हैं। ये जो सेल्स को हम लोग क्या बोलते पता है? सेल्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग, मतलब बिजनेस इनकम, जो बिजनेस हम लोग मेनली कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है मेरा ऑपरेटिंग इनकम। अच्छा, अब ये जो बाकी है, टू ओपनिंग स्टॉक से शुरू करके कैरेज इनवर्ड, और इधर में ये जो दिख रहा है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये सारे कैलकुलेशंस को अगर हम लोग एक साथ करें तो हमें क्या मिलेगा पता है?
COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना स्टॉक था, हम लोगों ने इतने रुपए का स्टॉक खरीदा और खरीदने के चक्कर में इतना खर्चा कर दिया, तो मेरा ये 1 लाख का स्टॉक इतने का बन गया। तो टोटल स्टॉक अवेलेबल और अभी इतना अवेलेबल है, तो जो बैलेंस हुआ वो क्या हो गया? बेच दिया। तो बेचने को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब ये सब करके हमें जीपी मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर बाकी खर्चा लिखेंगे जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे कि सैलरी, जैसे कि रेंट, जैसे कि डेप्रिसिएशन, और एक है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, यही सब था, मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। ठीक है, सैलरी 3,000, रेंट 8,000, डेप्रिसिएशन 2,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000। और देखो, अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना होता है? नॉर्मली पीएल में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो जीपी से माइनस करना पड़ता है, तो जीपी इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा कि मुझे गुड्स बेच के 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब इसी प्रॉफिट से तो मुझे बिजनेस का बाकी खर्चा निकालना है। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे। तो अब देखो, यहाँ पर और भी इनकम है, बाई रेंट रिसिप्ट, तो ये इनडायरेक्ट इनकम इधर लिखा जाता है, बाई रेंट रिसिप्ट, बाई इंटरेस्ट रिसिप्ट। ठीक है, रेंट रिसिप्ट है 6,000, इंटरेस्ट रिसिप्ट है 3,000। ठीक है, तो अब देखो, अब समझो, ये जो रेंट है और इंटरेस्ट है, ये जो इनकम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस का इनकम नहीं है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम बोल सकते हैं। अच्छा, और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ये जो है सैलरी, रेंट, डिप, हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें से कुछ होता है सेलिंग, कुछ होता है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, बट मैंने यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा एग्जाम्पल में नहीं लिया था। ठीक है, अच्छा, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल गया। अब ये सब कैलकुलेट करने से मुझे मिल जाता है नेट प्रॉफिट, जो कि आंसर आ रहा है मेरा 96,000। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल करने से आ जा रहा है 1,19,000, इधर भी आ जा रहा है 1,19,000। ठीक है, तो मैंने नेट प्रॉफिट, तो मेनली तुम लोग को यही करना है, अलग अलग करके दिखाना है भी नहीं। और ये 97,000 जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके आएगा। तो अगर हम लोग ये जीपी से, ये जीपी से इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ये टोटल को अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो कि 97,000 होगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब कभी कभी क्वेश्चन में हमें नेट सेल्स भी निकालना पड़ सकता है। नेट सेल्स निकालना पड़ सकता है। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो जो भी टोटल सेल है उससे सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नेट सेल। अब सेल्स रिटर्न को और एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो कैसे याद रखोगे? हमारे पास वापस आ गया हमारा बेचा हुआ सामान, तो रिटर्न में आया इनवर्ड। ठीक है, इन मतलब हमारे पास आया, तो ये हो जाएगा। तो अब ये सेल में क्या आता है? क्रेडिट कैश दोनों ही आता है। ठीक है, क्रेडिट सेल भी आएगा और कैश सेल भी आएगा। अच्छा, अब नेट परचेज, नेट परचेज में क्या आएगा? नेट परचेज में आ जाएगा ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कैश और क्रेडिट दोनों परचेज आएगा, कैश प्लस क्रेडिट दोनों तरीके का परचेज इसमें आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो, हमें क्वेश्चन में ना नेट या ग्रॉस वैसे कुछ बोलेगा नहीं, बट हमें हमेशा समझना है कि हमें फाइनल अकाउंट्स में अगर सेल्स लिखना है, मतलब हम लोग नेट सेल्स लिखना चाह रहे हैं, और अगर हमें फाइनल अकाउंट्स में परचेज लिखना है, इसका मतलब हम लोग नेट परचेज ही लिखेंगे, हमें चाहे कुछ भी बोला हुआ रहे ना रहे। अगर हमारे पास कुछ रिटर्न वगैरह क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब जो है कि मेरा वो नेट करके ही दिया हुआ है। अगर नेट करने के लिए मेरे पास कोई डेटा नहीं होगा तो एज्यूम कि वो नेट ही है।
अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, कैसे बनता है वो दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा देखो। बैलेंस शीट में ऊपर आता है फिक्स्ड एसेट, जितने भी फिक्स्ड एसेट होंगे वो पहले लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद करेंट एसेट लिखा जाता है। फिक्स्ड एसेट में जैसे बिल्डिंग, मैंने B/D लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। इंटेंजिबल भी आ जाएगा, पेटेंट, कॉपीराइट, एटसेट्रा। और फिक्स्ड एसेट वो होता है जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है। तो यहाँ पर लिख दे बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, और करेंट एसेट में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि करेंट एसेट में आ सकता है कैश, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। ये सब हम लोग का एसेट है। अच्छा, करेंट एसेट का मतलब क्या होता है, जो कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स होता है। कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, जो 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट, ठीक है। और इधर क्या क्या आता है, लाइबिलिटी साइड में आता है कैपिटल। कैपिटल कैसे बढ़ता है, प्रॉफिट अगर बिजनेस में हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा। बाई चांस अगर लॉस हो गया, दो तो एक साथ नहीं हो सकते, कोई भी एक होगा, तो हमारा जो है कैपिटल कम हो जाएगा। यहाँ नेट करके जो भी आएगा। अच्छा, ड्रॉइंग्स भी अगर हुआ तो यहाँ से लेस कर सकते हैं। ड्रॉइंग्स अगर कुछ हुआ तो यहाँ से लेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आ जाएगा लोन, जो भी लाइबिलिटी आइटम होगा, बैंक लोन, लोन फ्रॉम अदर। ম্যাম ক্যাপিটাল থেকে ইনকাম ট্যাক্সও বাদ যাবে? ক্যাপিটাল থেকে ইনকাম ট্যাক্স, হ্যাঁ, যদি প্রোপ্রাইটার নিজের পার্সোনাল ইনকাম ট্যাক্স এখান থেকে দিচ্ছে তাহলে বাদ যাবে। আচ্ছা মানে আচ্ছা ঠিক মানে আছে। ড্রয়িংস এর মতো হবে ওটা। হ্যাঁ ড্রয়িংস এর মধ্যে বুঝেছি। करेंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जो है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी था, करंट लाइबिलिटी में आ जाता है क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, प्रीपेड इनकम। ये सब हम लोग का जो है करंट लाइबिलिटी होता है। मतलब ये कोई लिस्ट एक लौता नहीं है, और बहुत सारा आइटम हो सकता है, वो तो देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ये जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो 12 मंथ्स के अंदर पे करना है, और नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो मोर देन 12 मंथ्स जो है हमारे लिए ऑब्लिगेशंस मोर देन 12 मंथ्स के लिए होगा, ठीक है। जस्ट इसका ऑपोजिट। तो ये सब तो तुम लोग बेसिक में पढ़ते होंगे, ठीक है। अब जो एसेट लाइफ बैलेंस शीट बनाने का जो नेचर है ना, वो भी दो तरीके का होता है, वो भी समझ लो क्या होता है। जैसे कि मैनर, ऐसे लिखते हैं, मैनर इन विच एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन बैलेंस शीट, ठीक है। कैसे बैलेंस शीट में ये दिखता है, तो दो तरीके से हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं। एक का नाम है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, दूसरे का नाम है ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मोर लिक्विड एसेट आर शोन फर्स्ट, मोर लिक्विड एसेट आर शोन फर्स्ट। जो सबसे ज्यादा लिक्विड है वो सबसे पहले दिखेगा। तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है, करेंट एसेट।
तो पहले करंट एसेट दिखेगा, उसके बाद फिक्स्ड एसेट दिखेगा, और अगर लाइबिलिटी साइड से देखे पहले करंट लाइबिलिटी दिखेगा, उसके बाद जो है नॉन करंट लाइबिलिटी दिखेगा। लेकिन हम लोग ये ज्यादा फॉलो नहीं करते। अगर ऐसा होता तो कैपिटल नीचे की तरफ लिखते, बाकी जो मतलब लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर वगैरह वो ऊपर की तरफ जाता, या फिर हम लोग फिक्स्ड एसेट सब नीचे की तरफ लिखते और ये हम लोग बाकी जो कैश है डेटर है वो सब ऊपर लिखते हैं। नॉर्मली हम लोग वैसा नहीं करते। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहले फिक्स फिर करंट एसेट लिखते हैं और इधर नॉन करंट लाइबिलिटी, उसके बाद करंट लाइबिलिटी लिखते हैं। मतलब हम लोग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो नहीं करते हैं। मैक्सिमम हम लोग यही वाला फॉलो करते हैं, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या होता है, जो कम लिक्विड आइटम है वो पहले दिखता है। तो लेस लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड का मतलब क्या है कि वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है कि नहीं। तो लिक्विड एसेट आर लेस लिक्विड एसेट आर शोन फर्स्ट। यहाँ पर कम लिक्विड एसेट पहले दिखाया जाता है, इसीलिए फिक्स्ड एसेट पहले दिखाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले फिक्स्ड एसेट दिखता है, उसके बाद करंट एसेट दिखता है, और इधर से देखे तो नॉन करंट लाइबिलिटी पहले दिखेगा, फिर करंट लाइबिलिटी दिखेगा। तो एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, एक होता है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। नॉर्मली हम लोग ऑर्डर ऑफ परमानेंस फॉलो करते हैं। कुछ बोले या ना बोले क्वेश्चन, हम लोग परमानेंस फॉलो। अगर क्वेश्चन बोला कि बैलेंस शीट को ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी पे बनाओ, जैसे बोलता नहीं है लेकिन अगर बोल दिया तो तुम लोग कैसे करोगे, तो तुम लोग पहले जो है करंट एसेट को दिखाना, फिर फिक्स्ड एसेट को, और उधर पहले करंट लायबिलिटी फिर नॉन करंट लायबिलिटी को दिखाना। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया है ये ऑर्डर ऑफ जो है परमानेंस में ही मैंने दिखाया है। ठीक है, पहले फिक्स्ड एसेट फिर करंट एसेट फिर नॉन करंट लायबिलिटी फिर करंट लायबिलिटी दिखाया। अब इसमें भी जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले कैश दिखा दिया है, तो पहले मुझे दिखाना चाहिए डेटर, कैश सबसे लास्ट में दिखाना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये भी सारा ठीक है, बस कैश को लास्ट में लिख दो तो चलेगा। अभी लिख दिया तो हम हटा नहीं रहे हैं। तो ये हम लोग का हो गया ऑर्डर ऑफ परमानेंस में मैंने बताया। यहाँ पर जो बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा यहाँ पर बना रखा है और हमेशा यही फॉलो होता है, अनलेस अदरवाइज हमें कुछ स्पेसिफिकली बता दे। अच्छा, फिर बैलेंस ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें एडजस्टमेंट या एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है ना, तो उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। तो देखो, ट्रांजैक्शंस जब होता है तो उसे हम लोग जर्नल, ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर उससे हम लोग लेजर बनाते हैं। ठीक है, फिर उससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये जर्नल को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड करना, लेजर को हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग करना। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को हम लोग बोलते हैं समरी। अच्छा, अब ये जो ट्रायल बैलेंस है ये कैसे होता है, उसका भी एक छोटा सा फॉर्मेट बना देते हैं। ऐसे ट्रायल बैलेंस होता है, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड। ठीक है, रुपीज रुपीज लिख दो यहाँ पर पर्टिकुलर। डेबिट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, डेबिट साइड रिप्रेजेंट करता है एसेट और एक्सपेंस को, और क्रेडिट साइड क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकम और लायबिलिटी को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एडजस्टमेंट हमारा किया हुआ है कौन सा नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ पर बता रहे हैं एक ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, यहाँ डिप्रिशिएशन है 20। ठीक है, और यहाँ भी एक ट्रायल बैलेंस है, यहाँ नीचे है एडजस्टमेंट डेप्रिशिएशन ऑफ ₹20। एक है डेप्रिशिएशन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, दूसरा है कि डेप्रिशिएशन हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। तो बाहर दिया हुआ है मतलब एडजस्टमेंट में या एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, अंदर दिया हुआ है इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट हो चुका है। अब ये दोनों चीज से हम लोग क्या समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एडजस्टमेंट बाहर दिख रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं पता है, एरर ऑफ ओमिशन। मतलब हम लोगों ने ये डेप्रिशिएशन का एंट्री नहीं किया होगा, क्योंकि एंट्री नहीं किया तो उसका पोस्टिंग नहीं
नहीं हुआ, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, तो बाद में जब हमें दिखा तो हम लोगों ने वो एडजस्टमेंट में दिखा दिया है कि भाई ये एडजस्ट करना पड़ेगा, हम लोगों ने पहले नहीं किया हुआ था, तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर लिखो whatever balance are appearing in trial balance indicate the transaction has been already recorded and posted। बोल रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर किसी भी चीज का बैलेंस दिखे, जैसे मैंने तो डेप्रिसिएशन का दिखाया, चाहे कोई भी अकाउंट का बैलेंस दिखे, तो इससे ये पता चलता है कि ये ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री भी हुआ था और इसका लेजर भी हुआ था, तो रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड। इफ आइटम इज नॉट appearing इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये आइटम ट्रायल बैलेंस में अपियर नहीं कर रहा है, जैसे इधर वाला जो ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, इट मीन्स transaction has not recorded and posted। तो इसका मतलब ना तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है, अब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो पोस्ट कहां से होगा, ठीक है। सिंस ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट मीन्स जर्नल एंड लेजर has already closed। Now to record these transactions, we need to take direct impact in final account। बताते हैं क्या लिखा लास्ट लाइन। तो मैंने लिखा है सिंस ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट मींस क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो इसका मतलब जर्नल एंड लेजर ऑलरेडी क्लोज्ड, जर्नल लेजर क्लोज हो गया था तभी ट्रायल बैलेंस बना। तो अब अगर हम लोगों को दिख रहा है कि ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो नाउ टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस वी नीड टू टेक डायरेक्ट इंपैक्ट इन फाइनल अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमें कुछ मिला कि भाई ये तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, हम तो भूल गए, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, डायरेक्टली मुझे फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है। मतलब या तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो वो पीएल में जाएगा, या तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, कहाँ जाएगा वो मुझे देखना है, ठीक है, कि ये कहाँ जा सकता है। अच्छा, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं एडजस्टमेंट का। जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, तो देखो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, अगर हम लोग पे कर देते तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो कैश होता, लेकिन हम लोगों ने पे नहीं किया, बाकी रखा, तो फिर वो मेरा लाइबिलिटी हो गया, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा। तो ये मेरा एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, मेरा लाइबिलिटी है, ठीक है। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ कहाँ एडजस्ट होगा, तो ये दो जगह पे होगा। देखो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग में जाएगा, और अगर ये खर्चा इनडायरेक्ट है तो वो पीएल में जाएगा। तो मैंने लिख दिया है ट्रेडिंग या फिर पीएल में जाएगा, तो और लिख देंगे, ठीक है, ट्रेडिंग में जाएगा या फिर पीएल में जाएगा। मुझे मान लो ये ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कुछ एक अमाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एंट्री हम करना भूल गए, अब मुझे करना है, तो मुझे फाइनल अकाउंट्स में दिखाना है। तो एक्सपेंस है तो मुझे एक्सपेंस कहाँ दिखाना पड़ेगा, देखो बैलेंस शीट में तो एसेट लायबिलिटी आता है, तो एक्सपेंसेस कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग और पीएल में दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे।
और ये कैसा लाइबिलिटी होता है? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हमेशा मेरा करेंट लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वो 12 मंथ्स के अंदर पे कर देना होता है। और ट्रेडिंग और पीएल में दिखाएंगे, ट्रेडिंग और पीएल में दिखाएंगे तो मेरा एक्सपेंस का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, बढ़ेगा क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपेंस नहीं दिखाया था, अभी दिखाएंगे तो मेरा एक्सपेंसेस का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब इसका हम एक एग्जाम्पल दिखा रहे, जैसे मान लो यहाँ एक ट्रायल बैलेंस है, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी, डेबिट साइड में दिखेगा क्योंकि खर्चा है 1000, और यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100। अब हम लोग इसको करते कैसे? देखो, हम लोग तो डायरेक्टली कर देते, क्योंकि अभी हम सिखा रहे हैं तो हम तुम लोग को थोड़ा जो है डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले एंट्री सोचो क्या होगा, तो एंट्री होगा सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि हम लोगों ने किसी का सैलरी बाकी रखा है, तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो जाएगा? ₹100, ठीक है। तो अब ये मुझे कहाँ दिखाना पड़ेगा? क्योंकि एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग या फिर पीएल में दिखाना पड़ेगा। अब सैलरी कहाँ दिखेगा बोलो? ट्रेडिंग में दिखेगा कि पीएल में दिखेगा? पीएल है। पीएल में दिखेगा, ठीक है। और यहाँ बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मुझे यहाँ क्या दिखा? सैलरी। सैलरी कहाँ आना चाहिए? पीएल में आना चाहिए। सबसे पहले तो हम ट्रायल बैलेंस से सैलरी उठा के लिखेंगे ₹1000, ठीक है। अब उस पर एडजस्टमेंट है, क्या है कि मैंने ₹100 का सैलरी रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये खर्चा मेरा गलत दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो मुझे और भी सैलरी दिखाना पड़ेगा ₹100 का। तो ऐड करेंगे क्या बोल के? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? ₹100, तो ये कितना हो जाएगा? 1100। क्योंकि मेरा ये एक एंट्री हुआ है, तो सिर्फ एक जगह पे तो मेरा चेंजेस नहीं होगा, हमेशा दो जगह पे चेंजेस होगा, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट। तो डेबिट का इंपैक्ट पीएल में आया, और क्रेडिट का इंपैक्ट, क्योंकि एक लाइबिलिटी है तो फिर इसका इंपैक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटी में, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के ₹100। तो डायरेक्टली ये फाइनल अकाउंट्स में किया जाता है, और हम लोग जब सीख जाते हैं तो ये एंट्री हमें करने का जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग सीधा सीधा उसको देख के इस तरीके से लिख के कर देते हैं। बोलो, समझ में आया कि एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे होता है? हाँ मैम। ठीक है, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी थोड़ा ये भी छोटा छोटा और भी पॉइंट है, समझा देते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, ब्रीफ अच्छा हो जाएगा, टाइम तो लगेगा बट जो है क्लैरिटी आ जाएगा। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। बाय मैम।